हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा था कि जो गुडविल का प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे पुराने पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके कई केसेस भी हमने पढ़े थे। आज हम गुडविल से रिलेटेड कुछ और एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, यानी कि एडमिशन से पहले अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अब देखो, गुडविल का बैलेंस शीट के अंदर आने का क्या मतलब है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ खरीदी हुई गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब वो खरीदी हुई गुडविल ही है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एडमिशन से पहले उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होगा, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, उसको राइट ऑफ करने के लिए उसे तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। और राइट ऑफ कहां से होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। अगर तो पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स तो उनके कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा, और अगर वो मेंटेन कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स तो उनके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। और एंट्री बन जाएगी गुडविल का डेबिट बैलेंस, उसको राइट ऑफ करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। गुडविल उनकी बुक्स में दी गई है 60,000। सी को वो एडमिट कर रहे हैं, और सी के एडमिशन से पहले वो अपनी गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं। आप गुडविल का बैलेंस है डेबिट, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000। अब दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, तो 60,000 गुडविल का अमाउंट भी इक्वली बेयर करेंगे, तो उनका दोनों का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 और 30,000 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हिडन और इन्फर्ड गुडविल। हिडन और इन्फर्ड गुडविल का मतलब है छुपी हुई गुडविल। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, हमें गुडविल दी ही नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में गुडविल नहीं है तो गुडविल है ही नहीं फर्म की। गुडविल है लेकिन वो दी नहीं हुई, छुपी हुई है, उसे हमें निकालना होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम देखते हैं ये इलस्ट्रेशन, जिससे आपको समझ आएगा कि छुपी हुई गुडविल को हम कैसे निकालते हैं। ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं इक्वली। कैपिटल्स उनकी दी हुई है 60,000, 1,20,000, और सी को वो एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 80,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। अब 1/4 शेयर का मतलब क्या है। 1/4 शेयर का मतलब है कि टोटल फर्म का शेयर है 4, जिसमें से एक हिस्सा सी का है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट का शेयर होगा 4 में से एक हिस्सा तो हो गया सी का, बाकी जो 3 हिस्से हैं वो पुराने पार्टनर्स के, है ना। तो अब ये जो 80,000 वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, ये अपने एक हिस्से के लिए लेकर आ रहा है ना। तो अगर हम इस 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कैपिटल हो जाएगी फर्म की। तो 80,000 इंटू 4, 3,20,000 हो गई हमारी फर्म की कैपिटल। ठीक है, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है, इसके लिए हम टोटल कैपिटल को प्लस करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी, ए की कैपिटल है 60,000 प्लस बी की 1,20,000 प्लस सी की 80,000, तो टोटल कैपिटल हो गई 2,60,000, जबकि जो सी कैपिटल लेकर आ रहा है उसके हिसाब से होनी चाहिए थी 3,20,000। तो ये कम है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 3,20,000 और 2,60,000 के बीच में, यही है हमारी हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल हो गई 3,20,000 माइनस 2,60,000, तो अमाउंट आ गया 60,000। ठीक है, तो सी का शेयर कितना होगा, 60,000 इंटू प्रॉफिट शेयर क्या है 1/4 इंटू 1/4, तो सी का शेयर हो गया 15,000। तो इस तरह से निकाली जाती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए कैसे क्या करेंगे हम, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के शेयर से, उससे आ जाएगी फर्म की कैपिटल जो होनी चाहिए थी एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल में तो कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वही है हमारी हिडन गुडविल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूजिंग गुडविल एडजस्टमेंट। यानी कि क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट तो हमें दिया होगा कि कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है नया पार्टनर और कितना कितना वो पुराने पार्टनर्स को दे रहा है, लेकिन उसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया होगा जो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन। रमेश और सुरेश पार्टनर्स है
जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 4:3 में। महेश को वो एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए और महेश लेकर आता है 25,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, जिसमें से 15,000 वो देता है रमेश को और 10,000 वो देता है सुरेश को। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में हमें पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है, नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है और कितना वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है ये भी दिया हुआ है। इससे हमें कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो 25,000 वो लेकर आता है गुडविल का, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है पुराने पार्टनर्स में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो 15,000 और 10,000 वो पुराने पार्टनर्स को दे रहा है, यही उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और 15,000 10,000 को फिर हम कट करेंगे तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 3:2। अब ये जो नए पार्टनर महेश को हम 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, ये 1/5 शेयर उसको दे कौन रहा है? रमेश और सुरेश, तभी तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यानी कि जो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होता है वही नए पार्टनर का शेयर होता है प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो ये जो 1/5 शेयर है ये उसको रमेश और सुरेश से मिल रहे हैं, ठीक है। और किस रेशियो में मिल रहे हैं? 3:2 में। तो 1/5 शेयर को 3:2 में बांट देंगे तो रमेश और सुरेश का एक्चुअल सैक्रिफाइस हमें पता लग जाएगा। तो 1/5 का 3/5 किया तो 3/25 हो गया रमेश का सैक्रिफाइस, और ऐसे ही सुरेश का सैक्रिफाइस भी 1/5 इंटू 2/5 2/25। तो अब हमें सैक्रिफाइस पता लग गया रमेश और सुरेश का, तो इससे हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी उनका ओल्ड शेयर होता है उसमें से जो वो शेयर नए पार्टनर को दे रहे हैं, यानी कि अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको हम माइनस कर देंगे, जो पीछे बचेगा वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। और पुराना शेयर हमें दिया हुआ है, रमेश का शेयर है 4/7 और सैक्रिफाइस हमने निकाल ही लिया 3/25। 4/7 में से 3/25 माइनस किया तो उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 79/175। ऐसे ही सुरेश का भी, सुरेश का ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है 3/7 और सैक्रिफाइस हमने निकाला 2/25, तो इसको 3/7 में से माइनस करेंगे तो उसका भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 61/175। और महेश का नया शेयर हमें दिया ही हुआ है 1/5, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसका शेयर हो जाएगा 35/175। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया हमारा 79:61:35, ठीक है। तो ऐसे निकलता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट दी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। कैसे गुडविल का प्रीमियम लेके आता है तब ट्रीटमेंट करते हैं, अगर पूरा हिडन गुडविल हो तो कैसे निकालते हैं, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हो बैलेंस शीट में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सब हमने करना सीख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। एडमिशन से पहले असेट्स और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू करना जरूरी है। उनका रीवैल्यू करना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, हो सकता है असेट्स और लायबिलिटीज अपनी करंट वैल्यू पे ना लिखी गई हो, तो उन्हें करंट वैल्यू पे लाना जरूरी है। और अगर उसको करंट वैल्यू पे लाने पे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे पुराने पार्टनर्स में पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। क्योंकि आज एडमिशन से पहले तक का जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो सब पुराने पार्टनर्स का है, ठीक है। तो उसे पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और इसमें जो भी असेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो सब हम इसमें लिखते जाएंगे, और जो भी लास्ट में इसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुरानी रेशियो में, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में क्या आएगा? सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आते जाएंगे उसके जितने भी इनकम या गेन होगा बिजनेस का वो सब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो देखो, डेबिट साइड में जाएगा असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, ये भी लॉस है बिजनेस के लिए। लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मिल जाना जो रिकॉर्ड नहीं की गई उन्हें रिकॉर्ड करें तो ये भी लॉस हो रहा है, तो ये सब चले जाएंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में जाएंगे इनकम और गेन, जैसे कि असेट में इंक्रीज होना या लाइबिलिटीज का कम होना या कोई अनरिकॉर्डेड असेट का रिकॉर्ड होना। अब इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद जो भी इसका बैलेंस आएगा, अगर तो प्रॉफिट आया तो वो हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स में, अगर लॉस आया तो उसे डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स में, वो भी पुरानी रेशियो में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अमित और सुमित पार्टनर है जो रोहन को एडमिट करते हैं अपनी फर्म में, तो उससे पहले रीवैल्यूएशन की कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है और हमें रीवैल्यूएशन
की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 25,000, यानी कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 25,000 से, तो 25,000 इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होना मतलब फर्म के लिए बेनिफिट है, और फर्म के लिए बेनिफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि सारे गेन्स को क्रेडिट कर दो। तो जो भी गेन होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम वहां क्रेडिट करेंगे, अगर कोई लॉस या एक्सपेंस होगा उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बिल्डिंग का बैलेंस होता, बिल्डिंग है असेट, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट, और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो भी डेबिट ही होगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 25,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इज रीवैल्यूड एट 35,000, यानी कि फर्नीचर की बुक वैल्यू तो थी 40,000, अब उसे रीवैल्यूएशन पे उसकी वैल्यू हो गई है 35,000, यानी कि 5,000 रुपए का नुकसान, और नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और फर्नीचर का बैलेंस होता है डेबिट, अगर वो कम हो रहा है तो उसे कर देंगे क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 5,000 और 5,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि बुक वैल्यू थी 30,000 और ये अंडर वैल्यूड है 20% से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी क्या है, प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, वैल्यू इंक्रीज होना असेट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कर देंगे डेबिट, और एंट्री बन जाएगी हमारी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से अंडर वैल्यूड था? 20%, 30,000 का 20% हो गया 6,000। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 6,000, अमाउंट आएगी 6,000 और 6,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर रीअसेस्ड एट ₹18,000 और बुक वैल्यू थी 15,000। क्रेडिटर्स पहले थे 15,000 के, अब 18,000 के हो गए, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई। पहले तो 15,000 की थी, 3,000 अब हमें और देने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो ये क्या है, नुकसान है बिजनेस के लिए, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, और वो बढ़ रहे हैं तो उनको कर देंगे हम क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट आ जाएगा 3,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4,000, यानी कि डेटर्स जो डाउटफुल थे वो इंक्रीज हो गए हैं 4,000 से। फिर से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 4,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000, बुक वैल्यू ₹50,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की पहले बैलेंस शीट में बुक वैल्यू थी 50,000, अब वो इंक्रीज होके हो गई है 60,000, तो 10,000 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ बिजनेस को, और फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो फिर से होंगे डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट है 10,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 70,000 इज टेकन ओवर बाय अमित फॉर 90,000, यानी कि एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 70,000, अब उसे अमित ने खरीद लिया है 90,000 पे, तो रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, 20,000 का फायदा हो रहा है। मशीन 60,000 की थी, अब कितने में बिकी है, 70,000 की थी, सॉरी, अब बिकी है 90,000 की, तो 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और मशीनरी पहले तो हम जो इसकी वैल्यू बढ़ी है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी 20,000 से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब क्या है, इस मशीनरी को ले लिया अमित ने। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन का इससे कोई लेना देना है, रीवैल्यू हमने इसको पहले कर दिया, अब सीधी सीधी हम एंट्री करेंगे इसके बेचने की। तो फर्नीचर मशीनरी का बिजनेस से जाना, अगर कोई भी असेट आता है बिजनेस के अंदर या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, और अगर उसका उल्टा होगा यानी कि बिजनेस से बाहर जाएगा या उसकी वैल्यू कम होगी तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है इसको, इसलिए इसको कर देंगे हम क्रेडिट, और अमित का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इतने पैसे हमें अमित से लेने होंगे। अब अगर तो अमित को हमें कुछ देना होता है बिजनेस को, तो उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं,
क्योंकि उससे उसका कैपिटल बढ़ता है। अब उसका कैपिटल कम होगा क्योंकि उसने हमसे मशीनरी ले ली है, इतने पैसे उसे हमें देने होंगे, इसलिए अमित का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इस केस में क्या है, मशीनरी अगर कोई ऑनर ले रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर ले रहा है, तो पहले तो हम रीवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, और उसके खरीदने की एंट्री का रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, उसकी हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं जैसे हम उसके बेचने की करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 6,000 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था बिजनेस ने इस साल में, उसमें कुछ अगले साल का भी था। अगले साल का क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये असेट होता है, ये लिखा नहीं गया यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट है, और इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या है, बिजनेस के लिए फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और क्योंकि ये असेट है तो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 6,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है An unrecorded liability for wages of rupees 8,000 is discovered, यानी कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वेजेस है जो हम बिजनेस ने दिए नहीं, तो ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है जो पे करना होगा, तो ये बिजनेस के लिए तो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है जो कि बड़ी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएंगे क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, गुडविल के कुछ एडजस्टमेंट्स देखे जो बचे हुए थे, जैसे कि हिडन गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, अगर बैलेंस शीट में गुडविल हो तो एडमिशन से पहले उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और आज रीवैल्यूएशन भी हमने अच्छे से देख लिया। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।